द टॉपिक विल बी भारत की जनसंख्या, इसका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में गणना करने की अति आवश्यक प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनगणना। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? 1749 ईस्वी में। विश्व में आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को। दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किस देश के द्वारा कराया गया था? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1790 ईस्वी में। इंग्लैंड में प्रथम बार जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? 1801 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किस वर्ष करवाई गई थी? 1872 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में आयोजित हुआ था? लॉर्ड मेयो के कारण। भारत में प्रथम नियमित और क्रमवार दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1881 ईस्वी में। भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वर्ष 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्रता भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनसंख्या के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। समानता जनसंख्या के सिद्धांतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। जनसंख्या के सिद्धांत को 2 मुख्य वर्गों कौन कौन से? प्राकृतिक सिद्धांत एंड सामाजिक सिद्धांत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टॉपिक विल बी माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस किस देश के निवासी थे? तो इंग्लैंड के। थॉमस रॉबर्ट माल्थस को किस प्रकार के अर्थशास्त्री माना जाता है? निराशावादी अर्थशास्त्री। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? 1798 ईस्वी में। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत उनके किस प्रसिद्ध लेख या निबंध में प्रकाशित हुआ? एन ईजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस का सिद्धांत मुख्य रूप से किन 2 घटकों के मध्य संबंध की व्याख्या करता है? जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि किस श्रेणी में होती है? तो गुणोत्तर श्रेणी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसेस में। गुणोत्तर श्रेणी से क्या तात्पर्य है? अधिक तीव्र गति से होने वाली वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, जिसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, फिर 16, फिर 32। माल्थस के अनुसार जीविकोपार्जन या खाद्यान्न के साधनों में वृद्धि किस श्रेणी में आता है? तो समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस में। समांतर श्रेणी से क्या तात्पर्य है? क्रमिक या समान अंतर होने वाली वृद्धि, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन मिलती माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर क्रमशः क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि है 2, 4, 8, 16, 32। और माल्थस के अनुसार जीविकोपार्जन के साधनों की वृद्धि क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी नव माल्थसवादी सिद्धांत एवं क्लब ऑफ रोम। नव माल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्लब ऑफ रोम द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? वृद्धि की सीमाओं का, द लिमिट ऑफ ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया था। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस विद्वानों को जाता है? मीडोज, रेंडर्स व बहेरेंस आदि। मीडोज, रेंडर्स व बहेरेंस आदि को। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के संसाधनों की प्रकृति कैसी है? संसाधन सीमित है। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से अंततः विश्व में कैसी स्थिति पैदा होती है? वैश्विक ध्वंस की स्थिति। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत के मॉडल में कितने मूल तत्वों को शामिल किया गया? 5 तत्वों को। वृद्धि की सीमाएं मॉडल का पहला तत्व कौन सा है जो सीधे मनुष्य से जोड़ता है? जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि की सीमाएं मॉडल के अनुसार प्रति व्यक्ति उपभोग का दूसरा तत्व कौन सा है? प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पन्न। वृद्धि की सीमाएं मॉडल का तीसरा तत्व जो आर्थिक विकास को दर्शाता है क्या है? प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन। वृद्धि की सीमाएं मॉडल का चौथा तत्व जो पृथ्वी के भंडार से संबंधित है क्या? प्राकृतिक संसाधन, जो कि बहुत कम है, अभी कर दिया है यूज करके। वृद्धि की सीमाएं मॉडल का 5वां तत्व जो औद्योगिकीकरण का सह उत्पाद है क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, मार्क्सियन थ्योरी। कार्ल हेनरी मार्क्स ने किस वर्ष अपने जनसंख्या के चिंतन को जैविक अवधारणा के विपरीत सिद्धांत दिया? 1867 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स ने किसके आलोक में सामाजिक अवधारणा के आधार पर अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? साम्यवाद या साम्यवाद सिद्धांत के आलोक में। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज मुख्य रूप से किन 2 वर्गों में विभक्त है? गरीब और दूसरा अमीर वर्ग में। कार्ल मार्क्स के अनुसार अमीर वर्ग समाज में किस चीज़ के स्वामी होते हैं? उत्पादन के साधनों के। समाज का अमीर वर्ग मुख्य रूप से किस प्रकार पर बल देता है? धन संग्रह पे। अमीर वर्ग के धन संग्रह के जवाब में गरीब वर्ग तीव्र जनसंख्या वृद्धि के द्वारा क्या करने लगते हैं? अपनी श्रम शक्ति बढ़ाने का प्रयास।
गरीब वर्ग के पास उनकी एकमात्र संपत्ति क्या होती है? उनकी श्रम शक्ति या उनके बच्चे जो श्रम कर सके। इस सामाजिक प्रतिद्वंद्विता में अमीर वर्ग श्रमिकों की किस शक्ति को निरंतर सस्ता बनाए रखने का प्रयास करता है? अतिरिक्त श्रम शक्ति को। मार्क्स ने गरीबी, बेरोजगारी एवं जनसंख्या वृद्धि में कैसा संबंध बताया? सहसंबंध, कोऑर्डिनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, मार्क्स के अनुसार जनसंख्या विस्फोट विशेष रूप से किस वर्ग के लिए और अधिक समस्या पैदा कर सकती है? श्रमिक वर्ग के लिए। श्रमिक वर्ग के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जनसंख्या विस्फोट से श्रमिक वर्ग के भीतर किन 3 प्रमुख बुराइयों की स्थिति पैदा होती है? बेरोजगारी, दरिद्रता और कुपोषण व गरीबी। कार्ल मार्क्स के अनुसार गरीबी और आपदाएं स्वाभाविक नहीं है, बल्कि यह किस व्यवस्था को बुराइयों का प्रतिफल? पूंजीवादी व्यवस्था का। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था की इन बुराइयों को किस व्यवस्था के अनुकरण से ही दूर किया जा सकता है? साम्यवादी व्यवस्था से। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, अनुकूलतम संख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। अनुकूलतम संख्या सिद्धांत के अनुसार देश में जनसंख्या बढ़ने से किस प्रकार की जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है? कार्यशील जनसंख्या में। कार्यशील जनसंख्या बढ़ने के शुरुआती चरण में अर्थशास्त्र का कौन सा नियम लागू होता है? उत्पत्ति वृद्धि नियम। अनुकूलतम बिंदु पर पहुंचने के बाद जब उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो जाता है, तब श्रम की औसत उत्पादकता कैसी हो जाती है? अधिकतम। श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होने का तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में क्या है? प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। जिस बिंदु पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है जनसंख्यिकी में, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु। यदि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक होती है तो वह देश क्या कहलाता है? अति जनसंख्या का देश। अति जनसंख्या का देश। द नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल, यदि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होती है तो वह देश क्या कहलाता है? न्यूनतम जनसंख्या वाला देश, अंडर पॉपुलेशन कंट्री। भारत में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण के लिए जनगणना को किस सूची के विषय माना गया? संघ सूची का। माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या अनियंत्रित रही तो वह प्रत्येक कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? 25 वर्ष में। लॉर्ड मेयो के काल में वर्ष 1872 की जनगणना को पूर्ण जनगणना क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यह पूरे भारत में एक साथ और व्यवस्थित रूप से नहीं कराई गई थी। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन ने 1881 में जो जनगणना कराई, उसकी समयावधि क्या निर्धारित की गई थी? 10 वर्ष। 10 वर्ष। माल्थस के अनुसार यदि प्रारंभिक जनसंख्या 1 है तो 5वें चरण में वह कितनी हो जाएगी? 16। माल्थस के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार छठे चरण में खाद्य संसाधनों की वृद्धि दर क्या होती है? 6। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट ने मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई? क्लब ऑफ रोम। 1972 के वृद्धि की सीमाएं मॉडल के अनुसार औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का पर्यावरण पर क्या सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ा? पर्यावरण प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कार्ल मार्क्स के आर्थिक जनसांख्यिकी सिद्धांत की पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, जिसने यह सिद्धांत प्रेरित किया? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी वर्ग का उपयोग किस लिए करता है? पूंजीवादी वर्ग मतलब सरप्लस लेबर फोर्सेस का उपयोग किस लिए करता है? मजदूरी की दरों को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने के लिए। मार्क्सवादी दर्शन में जनसंख्या वृद्धि को प्रकृति की देन न मानकर किसका परिणाम माना गया? आर्थिक और सामाजिक संरचना, विशेषकर पूंजीवादी का। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, मुख्य रूप से किस आर्थिक सूचक पर आधारित है? प्रति व्यक्ति अधिकतम वास्तविक आय पर। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लागू होने के दौरान जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास पर कैसा प्रभाव पड़ा है? सकारात्मक। उत्पादकता बढ़ता है। अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु के पार जाने पर देश में कौन सी नियम लागू होने लगता है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय घटने लगती है? उत्पत्ति ह्रास का नियम। किस स्थिति में देश के प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव उनकी वहन क्षमता से अधिक हो जाता है? अति जनसंख्या स्थिति के कारण। न्यून जनसंख्या वाले देश में प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करने के लिए आवश्यकता होता है जनसंख्या में वृद्धि, ताकि संसाधनों का पूर्ण दोहन हो सके। क्लब ऑफ रोम का वैश्विक ध्वंस का विस्तार माल्थस के किस विचार से समानता रखता है? माल्थस के नकारात्मक विरोध के विचार से। किल्लत और तबाही वाला। भारत पॉजिटिव चेक्स नकारात्मक विरोध को बोलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के प्रशासनिक नियंत्रण का सर्वोच्च अधिकार कौन सा है? रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड जिनसेस कमीशन। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित हुई थी? 1951 में। 47 में देश आज़ाद हुआ। 51 में जनगणना हुआ। माल्थस के अनुसार खाद्यान्न संकट से बचने के लिए मनुष्य को किस प्रकार के प्रतिबंध अपनाने चाहिए? नैतिक प्रतिबंध या कृत्रिम नियंत्रण। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज में जनसंख्या की स्थिति कैसी होगी? वहाँ पूर्ण रोजगार होगा और जनसंख्या बोझ नहीं बनेगी। अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु गतिशील होता है या स्थिर? गतिशील। तकनीकी और संसाधनों के विकास के साथ यह बदलता रहता है। द लिमिट ऑफ ग्रोथ मॉडल किस प्रकार की कंप्यूटर सिमुलेशन प्रणाली पर आधारित है? सिस्टम डायनेमिक्स पे। 1851 की जनगणना के भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन।
ऐतिहासिक रूप से स्वीडन ने 1749 में जब जनगणना शुरू की तो उस समय वहाँ की किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी? राजशाही व्यावसायिक प्रशासनिक तंत्र था। माल्थस के एन ईजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का मुख्य उद्देश्य किस समकालीन आशावाद का खंडन करना है? यूटोपियन या अत्यधिक सुधारे जाने वाले सामाजिक दावों का। यूटोपियन या अत्यधिक सुधारे जाने वाले सामाजिक दावों का। मार्क्स के सिद्धांत में अमीर वर्ग को आर्थिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? बुर्जुआ या पूंजीपति। मार्क्स के सिद्धांत में गरीब वर्ग या श्रमिक को क्या कहा जाता है? सर्वहारा, प्रोलेटरिएट। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के विकास में किन अर्थशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? एडविन केनन, डाल्टन और रॉबिन्स का। यदि देश में तकनीकी विकास हो जाए तो अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु किस पर खिसक जाएगा? ऊपर और दाहिने ओर, अर्थात देश अधिक जनसंख्या को बेहतर स्तर पर संभाल सकेगा। भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1948 में पारित हुआ था। 1951 में स्टार्ट हुआ था पहला जनगणना। जनगणना 2021 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच असंतुलन के प्रकृति किस प्रकार दूर करती है? अकाल, महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा। कार्ल मार्क्स के अनुसार जनसंख्या की समस्या का मूल कारण प्रकृति नहीं बल्कि क्या है? संसाधनों का असमान वितरण, पूंजीवादी शोषण। क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रतिपादित 5 तत्वों में से कौन सा तत्व सीधे औद्योगिक विकास की गति को सीमित करता है? प्राकृतिक संसाधनों का क्षय। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 भारत के किस हिस्से में जनगणना के प्रयास शुरू हुए थे? ब्रिटिश नियंत्रण वाले प्रांतों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना भारत की में किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2001 में। 21वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना 21वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना भारत में किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2001 में। माल्थस के जनसंख्या ग्राफ का आकार कैसा बनता है? तीव्र ढाल वाला, ज्यामितीय वक्र, जे-शैप का। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अति जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रति व्यक्ति आय घटने लगती है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग श्रमिकों से जो अतिरिक्त मूल्य कमाता है उसका आधार क्या है? श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम शक्ति का शोषण। वृद्धि की सीमाएं 1972 की रिपोर्ट के अनुसार यदि तत्कालीन प्रकृति नहीं बदली तो आर्थिक विकास की सीमाएं कितने वर्षों में आ जाएगी? आगामी 100 वर्षों के भीतर। संपूर्ण मानव इतिहास में जनगणना को किस प्रकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक और जनसंख्या के अभ्यास माना जाता है? शांतिपूर्ण समय का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य। शांतिपूर्ण समय का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अनुकूलतम जनसंख्या एवं जनसंख्या के संक्रमण। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अनुकूलतम जनसंख्या एवं जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले देश को क्या कहा जाता है? देश न्यून जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का जनक मुख्य रूप से किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री को माना जाता है? एडविन कैनिन को। जनसंख्या के संक्रमण का सिद्धांत मूल रूप से किस संकल्प पर आधारित है? यह शुद्धता, जनसंख्या की सत्यता संकल्पना पर आधारित है। जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत का मूल रूप से प्रतिपादन वर्ष 1929 में किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू एम थॉम्सन के द्वारा। वर्ष 1945 में किस विद्वान ने थॉम्पसन की जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत में संशोधन और व्यापक विस्तार किया? एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टिन के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि किस रूप में होता है? क्रमिक चरण के रूप में। थॉम्पसन और नोटेस्टिन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को अनिवार्य रूप से कितनी अवस्थाओं से गुजरा जाता है? 4 अवस्थाओं से। किसी देश को 4 अवस्थाओं से गुजारा जाता है। इस प्रश्न में आगे आधुनिक 5वीं अवस्था का भी वर्णन है, मतलब अब 5वां वर्णन भी मिल गया। जनसंख्या संक्रमण की प्रक्रिया में समाज किस पारंपरिक आर्थिक अवस्था से किस आधुनिक अवस्था की ओर अग्रसर होता है? परंपरागत पशुपालन व कृषक समाज से औद्योगिक और नगरीय समाज की ओर। आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ देश की किस संरचना में समानांतर परिवर्तन परिलक्षित हुए? जनसंख्या की संरचना में। जनसंख्या के क्रमिक चरण के इन अवस्थाओं को जनसंख्या के विदों द्वारा क्या संज्ञा दी गई? जनसंख्या चक्र की संज्ञा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भूगोलविदों ने जनसंख्या के क्रमिक चरणों के इस पूरे चक्र को क्या नाम दिया है? जनसंख्या के संक्रमण। जनसंख्या के परिवर्तन का मूल अर्थ क्या है? किसी स्थिर जनसंख्या में जन्म दर तथा मृत्यु दर में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। जनसांख्यिकीय संक्रमण के अंत में जन्म दर और मृत्यु दर की स्थिति क्या होती है? दोनों दरें निम्न लौ होती है और जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है। भारत की जनसंख्या पर जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत किस अवधि से पूर्णतः लागू माना जाता है? मंद गति से लागू हुआ जिससे इसकी आयु संरचना और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत की आयु संरचना क्यों संतुलित रही? क्योंकि यहाँ जन्म दर तथा मृत्यु दर में तीव्र परिवर्तन के बजाय क्रमिक व मंद परिवर्तन हुआ। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनसंख्या के संक्रमण की प्रथम अवस्था। जनसंख्या के संक्रमण की प्रथम अवस्था। जनसंख्या के संक्रमण की प्रथम अवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था या समाज की अवस्था कहा जाता है? यह पूर्ण औद्योगिक जनसंख्या के संक्रमण की प्रथम अवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था या समाज की अर्थव्यवस्था कहा जाता है?
यह पूर्व औद्योगिक या पूर्ण आधुनिक अवस्था कहलाती है। प्रथम अवस्था की सबसे प्रमुख जनसंख्या की विशेषता क्या होती है? इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक उच्च बनी रहती है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म और मृत्यु दर पूर्ण रूप से किस पर आधारित होती है? प्रकृति पर आधारित होती है। प्रथम अवस्था में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर की प्रकृति कैसी होती है? वृद्धि दर मंद होती है। प्रथम अवस्था में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर मंद होती है, जो कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक हो जाती है। किस कारण प्रथम अवस्था वाले समाज को अस्थिर अवस्था की उच्च संज्ञा दी जाती है? अत्यधिक उच्च और अनियंत्रित जन्म मृत्यु दरों के कारण उत्पन्न अस्थिरता की वजह से। प्रथम अवस्था का समाज मुख्य रूप से किस प्रकार के ढांचे का परिचायक होता है? परंपरागत सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रथम अवस्था के समाजों में समानता जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार कितनी पाई जाती है? 40 से 50 प्रति हजार के बीच। आर्थिक रूप से प्रथम अवस्था वाले समाज की स्थिति कैसी होती है? ऐसा समाज आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार जनसंख्या की उर्वरता का अनुकूलतम वातावरण क्या है? दरिद्रता या गरीबी। डेमोग्राफिक फर्टिलिटी का अनुकूलतम वातावरण है गरीबता और दरिद्रता और गरीबी। एडम स्मिथ के मतानुसार जिस समाज में जितनी अधिक गरीबी होगी वहाँ जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनसंख्या वृद्धि उतनी ही अधिक तीव्र होगी। वर्तमान विश्व में प्रथम अवस्था के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अफ्रीकी देश कौन सा है? अंगोला, सोमालिया, नाइजर, जाम्बिया और मोजाम्बिक। अंगोला, सोमालिया, नाइजर, जाम्बिया और मोजाम्बिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एशियाई देशों में प्रथम अवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। प्रथम अवस्था में उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या होता है? चिकित्सा सुविधाओं का पूर्ण अभाव, महामारी और भूखमरी। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर के पीछे कौन सा सामाजिक कारक जिम्मेदार होता है? रूढ़िवादिता, साक्षरता का अभाव और बच्चों को आर्थिक परिसंपत्ति बनाना। क्या प्रथम अवस्था में कोई देश तीव्र जनसंख्या विस्फोट का सामना करता है? नहीं, क्योंकि उच्च मृत्यु दर उच्च जन्म दर को संतुलित कर देती है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनसंख्या के संक्रमण की द्वितीय अवस्था। जनसंख्यिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था। जनसंख्यिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर का व्यवस्था कैसा होता है? जन्म दर उच्च बनी रहती है जबकि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। द्वितीयक अवस्था में समानता जन्म दर प्रति हजार कितनी दर्ज की जाती है? 40 से 50 प्रति हजार। द्वितीयक अवस्था में मृत्यु दर घटकर प्रति हजार कितने के बीच आ जाती है? 15 से 20 हजार के बीच। 15 से 20 हजार के बीच। द्वितीयक अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच उत्पन्न भारी अंतराल का क्या परिणाम है? जनसंख्या का तीव्र विस्फोट होता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण देश के किस तत्व पर अत्यधिक दबाव पड़ता है? संसाधनों की गतिशीलता और उपलब्धता पर। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश विकासशील देश किस अवस्था में है? द्वितीयक अवस्था में। द्वितीयक अवस्था में मृत्यु दर में आई तीव्र कमी का मुख्य कारण क्या है? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार। विकासशील देश में द्वितीयक अवस्था के दौरान जन्म दर में अपेक्षित कमी न आने का क्या कारण है? सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक मूल्यों में विशेष अंतर या बदलाव का न आना। द्वितीयक अवस्था को आर्थिक भूगोल में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जनसंख्या की विस्फोट अवस्था, स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। क्या द्वितीयक अवस्था में नगरीकरण और औद्योगिकरण की शुरुआत हो जाती है? हाँ, इस अवस्था में समाज संक्रमण काल की ओर बढ़ता है और नगरीकरण प्रारंभ होता है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनसंख्या के संक्रमण की तीसरी अवस्था। 5 अवस्था है इसमें। जनसंख्यिकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्ति कैसी होती है? दोनों ही दरों में प्रशंसनीय या बहुत तेजी से कमी आती है। जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम। तीसरी अवस्था में जन्म दर घटकर कितने प्रति हजार हो जाता है? 1000 में 20 से 30 हजार लोग भी पैदा हो रहा है और 10 से 15 हजार ही मर रहा है। तीसरी अवस्था मुख्य रूप से किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि की परिचायक मानी जाती है? या धीमी जनसंख्या वृद्धि की परिचायक है? धीमी जनसंख्या वृद्धि की परिचायक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत सहित दक्षिण एशिया के देश किस वर्ष से पूर्व इस तीसरी अवस्था में देखने को मिले हैं? 1991 से पूर्व अवधि में। भारत सहित दक्षिण एशिया के देश किस वर्ष से पूर्व इस तीसरी अवस्था में देखने को मिले हैं? वर्ष 1991 से पूर्व की अवधि में। विश्व का कौन सा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से तीसरी अवस्था का उदाहरण है? पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देश। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देश। तीसरी अवस्था में जन्म दर में गिरावट आने का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग और जीवन स्तर में सुधार। क्या तीसरी अवस्था में समाज पूर्णतः नगरीय हो जाता है? समाज तीव्र गति से ग्रामीण से नगरीय और औद्योगिकरण समाज की ओर रूपांतरित हो जाता है। तीसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर होने की और क्यों झुकती है? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर लगातार कम होने लगता है। आर्थिक दृष्टि से तीसरी अवस्था किसी देश के लिए कैसा होता है? यह आर्थिक आत्मनिर्भरता और जनसंख्या के लाभांश की शुरुआत की अवस्था है। द नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनसंख्या के संक्रमण की चतुर्थ अवस्था। जनसंख्या के संक्रमण की चतुर्थ अवस्था मुख्य रूप से किस प्रकार के समाजों में पाई जाती है? पूर्णतः विकसित समाज में पाई जाती है, डेवलप्ड सोसाइटीज़ में। चतुर्थ अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की अंतिम स्थिति क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि पूरी तरह स्थिर हो जाती है। चतुर्थ अवस्था में
कोलिन क्लार्क महोदय ने किस विशेष नाम से संबोधित किया संसार की अवस्था? चतुर्थ अवस्था को संसार की अवस्था, स्टेज ऑफ द वर्ल्ड बोला है। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की स्थिति क्या होती है? दोनों ही दरें अत्यधिक कम मतलब लो हो जाती है। चतुर्थ अवस्था के विकसित देशों में जन्म दर प्रति हजार कितनी पाई जाती है? 10 से 15,000। जन्म दर 15,000 और मृत्यु दर 10,000 चतुर्थ अवस्था में। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, वर्तमान में चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत आने वाला प्रमुख यूरोपीय देश कौन सा है? यूरोपीय देश, हम लोग तो एशिया वाला देश में आता है ना। यूरोपीय देश कौन है जो चतुर्थ अवस्था में आता है? तो ब्रिटेन, जिसे यूके बोलते हैं, जर्मनी, डेनमार्क और आयरलैंड। ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क और आयरलैंड। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से दो देश प्रमुख मतलब चतुर्थ अवस्था के प्रतिनिधित्व करता है? यूएसए और कनाडा। एशियाई देशों में सबसे पहले चतुर्थ अवस्था में पहुंचने वाला देश कौन सा है? एशिया वाला देश में सबसे पहले चतुर्थ अवस्था में सिंगापुर और जापान पहुंचा। हम भी एशिया वाले देश में ही आते हैं। भारत कहाँ है? एशिया वाले देश में। और एशिया वाले देश में से सिंगापुर और जापान सबसे पहले चतुर्थ अवस्था में पहुंचा, जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम है। चतुर्थ अवस्था में जनसंख्या का ढांचा किस प्रकार का होता है? इस अवस्था में वृद्धि जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगता है। चतुर्थ अवस्था में जनसंख्या का ढांचा किस प्रकार का होता है? इस अवस्था में वृद्धि जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगता है। द नेक्स्ट टॉपिक बोलिए, जनसंख्या के संक्रमण की पांचवी अवस्था, आधुनिक चरण, अभी का चरण। जनसंख्या के संक्रमण की पांचवी अवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जनसंख्या के अपर्दन या जातीय संहार, डेमोग्राफिक इरोजन्स। पांचवी अवस्था को मुख्य रूप से किस प्रकार की वृद्धि दर अवस्था कहा जाता है? ऋणात्मक वृद्धि, निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ की अवस्था। पांचवी अवस्था की यह नवीन प्रवृत्ति अत्यंत विकसित देशों के महानगरों में किस दशक के बाद देखी जाती है? 1970 के दशक के बाद। पांचवी अवस्था में जन्म दर के अत्यधिक गिरने के पीछे कौन सा सामाजिक कारण उत्तरदायी है? पारिवारिक संस्थाओं का विघटन और विवाह जैसे मूल्यों का पतन। पांचवी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर का आपसी संबंध कैसा होता है? मतलब ग्रोथ रेट, मतलब जो जन पैदा होने का दर कम हो जाता है, मरने का दर थोड़ा बढ़ जाता है पांचवी अवस्था में। वर्तमान में पांचवी अवस्था ऋणात्मक वृद्धि का सामना कर रहे प्रमुख यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और आइसलैंड। यहाँ बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा है उतना पे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और आइसलैंड। जातीय संहार शब्द यहाँ की जनसंख्या के संकट को दर्शाता है। मूल आबादी का धीरे धीरे कम होना और वृद्धों की जनसंख्या अधिक बढ़ जाना। पांचवी अवस्था में पहुंचने पर देश की कार्यशील जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्यशील जनसंख्या में भारी कमी आती है और वृद्धों की संख्या बढ़ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, पांचवी अवस्था में जनसंख्या को संतुलित करने के लिए देश किस नीति पर निर्भर हो जाते हैं? बाह्य देशों से प्रवासन, माइग्रेशन या अप्रवासन को बढ़ावा देना। क्या पांचवी अवस्था प्राकृतिक रूप से जनसंख्या ह्रास की सूचक है? हाँ, यह प्राकृतिक ह्रास की सूचक है। द नेक्स्ट टॉपिक बोलिए, भारतीय जनसंख्या की विशेषता। भारतीय जनसंख्या की विशेषता का निर्धारण किन प्रमुख कारकों द्वारा होता है? जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संयोजन, वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता का प्रवासन। भारत में जनसंख्या का वितरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन भौतिक कारकों से प्रभावित होता है? तो उच्चावच, जलवायु, मृदा और जल उपलब्धता। भौतिक कारकों के अतिरिक्त भारतीय जनसंख्या को प्रभावित करने वाले अन्य 3 कारक कौन सा है? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.4% हिस्सा। विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत केवल भारत में निवास करता है? विश्व की टोटल आबादी का लगभग 20%। 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 17.64, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो अभी शायद 20% पहुँच गया होगा। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चीन के बाद दूसरा स्थान, लेकिन अभी जो है भारत प्रथम स्थान पे है जनसंख्या की दृष्टि से, पहले चीन था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में समस्त देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत में जनसंख्या का असमान वितरण की सामाजिक आर्थिक कारक का परिणाम है कृषि का विकास, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की असमान दर। भारत की जनसंख्या की विशेषता में संयोजन से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण, नगरीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीयवादी का अनुपात। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, भारत में प्रवासन का मतलब माइग्रेशन का मुख्य आर्थिक प्रेरक कारक क्या है? रोजगार के अवसरों की तलाश और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन। जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास और जन्म मृत्यु दरों में कैसा संबंध है? दोनों में प्रतिलोम, इनवर्ज और क्रमिक संबंध पाया जाता है। एडविन केनन के अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय और देश के संसाधनों का सर्वोच्च दोहन। यदि किसी देश की जनसंख्या अनुकूलतम बिंदु से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? जनाधिक्य, ओवर पॉपुलेशन की स्थिति। जनसंख्या चक्र के किस चरण को आर्थिक विकास के लिए सबसे कठिन संक्रामक काल माना जाता है? किस चक्र को? तो द्वितीयक चरण, जनसंख्या विस्फोट को। भारत में महान जनसंख्या के विभाजन वर्ष, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, किस वर्ष को माना जाता है जिससे मृत्यु दर में अस्थायी गिरावट हुई है? 1921 के सिद्धांत को।
थॉम्पसन और नोटेस्टिन के मॉडल में समाज के नगरीकरण को जनसंख्या के परिवर्तन का क्या माना गया है? मुख्य प्रेरक और संकेतक कारक माना गया। मुख्य प्रेरक और संकेतक कारक माना गया। विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार से पहले किस आयु वर्ग की मृत्यु दर में कमी आती है? शिशु और बाल मृत्यु दर, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट में। किस अवस्था में देश को अपनी जनसंख्या बनाए रखने के लिए प्रोनेट बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ अपनानी पड़ती है? 5वीं अवस्था के देशों में। एडम स्मिथ का जनसंख्या संबंधी विचार मुख्य रूप से किस पुस्तक या दर्शन से प्रेरित माना जाता है? उनके वेल्थ ऑफ नेशंस के आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत से। भारत का सीमित क्षेत्रफल 2.4%, विशाल जनसंख्या 70.64% देश के किस संतुलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? पारिस्थितिकी और संसाधन संतुलन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पुस्तक के अनुसार वर्ष 1929 में जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत देने वाले विद्वान W.S. थॉम्पसन किस देश के थे? तो अमेरिकी जनसंख्याविद थे वो, अमेरिकन डेमोग्राफर थे। वर्ष 1945 में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले F.W. नोटेस्टिन का संबंध किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से था? प्रिंसटन विश्वविद्यालय से। कॉलिन क्लार्क ने चतुर्थ अवस्था को संसार की अवस्था क्यों कहा है? क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर स्थिरता और आधुनिक संपन्नता को प्रदर्शित करता है। अंगोला और सोमालिया जैसे देश में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण बच्चों की अधिक जनसंख्या को क्या माना जाता है? अतिरिक्त श्रम शक्ति या आर्थिक परिसंपत्ति। डेनमार्क और ब्रिटेन में वर्तमान में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना? 0 के करीब। जातीय संहार की स्थिति में किसी देश की मूल संस्कृति पर क्या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा है? मूल सांस्कृतिक जनसंख्या का ह्रास होता है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या के संक्रमण की तीसरी अवस्था का लक्ष्य सबसे पहले और सबसे स्पष्ट दिखाई दिया है? केरल राज्य में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या के संक्रमण की तीसरी अवस्था के लक्षण सबसे पहले दिखाई दिए? तीसरी अवस्था सबसे पहले दिखाई दिया केरल राज्य में। जन्म दर, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। शिक्षित है शायद केरल। जनसंख्या के संक्रमण के किस चरण में आश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो सबसे कम है? तीसरी अवस्था के उत्तरार्ध और चतुर्थ अवस्था का प्रारंभ में। एडविन केनन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु वहाँ है जहाँ क्या अधिकतम होगी? देश की वास्तविक उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय। द नेक्स्ट टॉपिक विल भारत की जनसंख्या की बुनियादी विशेषता और प्रकृति। वर्तमान समय में वृद्धों की संख्या बढ़ने का समाज और अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा है? प्रतिकूल प्रभाव। किसी निश्चित समय के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर को मुख्य रूप से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में। भारत मूलतः गाँव का देश है। इस कथन के अनुसार भारत में कुल कितने गाँव हैं? 6,40,930 गाँव। 6,40,930 गाँव है भारत में। भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग गाँव मतलब ग्रामीण भागों में निवास करता है? 68.9% गाँव में रहता है। वर्ष 1901 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 23.8 करोड़ 1901 में। 1951 में 36.10 करोड़ और 1901 से 1951 तक के 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या की कुल वृद्धि कितनी हुई? 12.3 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 1951 से 2001 के मध्य भारत की जनसंख्या 66.7 करोड़। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 102.87 करोड़ और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बढ़कर 121.08 करोड़। अब वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितना? 17.70%। वर्तमान में भारत की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया है? एक दशक में कितना वृद्धि होता है? 17.70% का वृद्धि होता है। 125 करोड़ है ना अभी, मतलब 150, 150, 125 करोड़, 125, 150। वर्तमान में भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.70 है। 10 साल की वृद्धि 17.70 है और एक वर्ष की वृद्धि दर कितना है? 1.64%। भारत सरकार ने वार्षिक वृद्धि दर को घटाकर कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है? 0.9%। किस वर्ष तक भारत के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने का अनुमान इस पुस्तक में व्यक्त किया गया है? इस पुस्तक में 2045 व्यक्त किया गया है, लेकिन प्रथम नंबर पर आ चुका है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक की जनसंख्या में ह्रास -0.31% दर्ज किया गया? 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की ह्रास को देखा गया। 1911 से 21 के दशक में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? अकाल एवं महामारी का प्रकोप, जिससे मृत्यु दर अधिक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? वर्ष 1921 को। वर्ष 1921 के पश्चात भारत की जनसंख्या किस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई? तीव्र गति से वृद्धि होने की प्रवृत्ति। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई? सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.80% की वृद्धि 1961 से 71 के दशक में।
1971 से 81 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी थी? 24.66%। और 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत की रही? 23.87%। 1991 से 2001 मतलब धीरे धीरे मतलब 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि कमती गई। 1991 से 2001 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि घटकर कितना प्रतिशत रह गई? 21.54%। और वर्ष 2011 की जनगणना के में देश की कौन सी क्रम जनगणना है? 15वीं जनगणना। जो मतलब 2011 की जनगणना हुआ है वो कौन सा जनगणना है? 15वीं जनगणना है। अभी 2021 में होता तो वो होता 16वीं जनगणना, लेकिन हुआ नहीं है अभी जनगणना 2011 के बाद। 2001 से 11 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? दादर एवं नगर हवेली में 55.88% का। दादर एवं नगर हवेली में 2001 से 11 के दौरान किस एकमात्र राज्य में ऋणात्मक दशक की जनसंख्या हुआ? नागालैंड में। वर्ष 2001 की जनगणना में किस राज्य ने देश में सर्वाधिक दशक की जनसंख्या वृद्धि की थी? 64.54%। ओ माई गॉड। जो 2001 से 11 में नागालैंड सबसे कम था, वही 2001 के पहले वाली जो जनगणना था उसमें नागालैंड सबसे आगे था। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्थाएं। फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। स्थिर जनसंख्या की अवधि पीरियड ऑफ टेंजेंट पॉपुलेशन किस समय अवधि को माना जाता है? 1901 से 1921 तक की समय अवधि को मतलब स्थिर जनसंख्या अवधि माना जाता है। 1901 से 21 के दौरान जनसंख्या वृद्धि अत्यंत धीमी होने के लिए कौन से कारक मुख्य उत्तरदायी हैं? महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल एवं खाद्य पदार्थों का अभाव। प्रथम प्रवावस्था 1901 से 21 में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के उच्च होने का अंतिम परिणाम क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर का न्यूनतम होना। धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या की अवधि किस समय अवधि को माना जाता है? 19 से 51 एक धीमी गति से वृद्धि हुआ है। 1921 के पश्चात मृत्यु दर पर नियंत्रण पाने में किस क्षेत्र के विकास ने सहायता की? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के महत्वपूर्ण सुधार। द्वितीय प्रवस्था 1921 से 51 में कृषि अर्थव्यवस्था में कैसा विकास देखा गया? क्रमगत विकास। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द्वितीय प्रवस्था में व्यापक सुधारों के कारण देश की जनसंख्या की क्या स्थिति रही है? जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही। तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या का काल कौन सा माना गया है? 1951 से 1981 तक का काल। वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या जो है 36.10 करोड़ से बढ़कर 1981 में कितनी हो गई थी? 63.33%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तृतीय प्रवस्था 1951 से 81 में हुई अप्रत्याशित तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? विकास कार्य, खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर में भारी कमी। मृत्यु दर की भारी कमी और उच्च जन्म दर के कारण भारत की इस दौर में किस अवस्था में पहुंच गई? जनसंख्या विस्फोट अवस्था में। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का दौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम गिरावट 1971 से 81 के दशक के प्रारंभ में। 1971 से 81 के दशक के प्रारंभ में। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अंतिम रूप से घटकर कितनी हो गई? 17.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्तमान में भारतीय जनसंख्या के चतुर्थ संक्रमण काल में क्या स्वरूप जारी रहा है? जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट का स्वरूप। द नेक्स्ट टॉपिक में भी जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। किसी देश या प्रदेश में जनसंख्या का वितरण किन प्रमुख भौतिक कारकों से प्रभावित होता है? भू रचना, स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज तथा मृदा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारण कौन सा है? धर्म, रिवाज, शिक्षा, जागरूकता, प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन स्तर। धर्म, रिवाज, शिक्षा, जागरूकता, प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन स्तर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख शासकीय या संस्थागत कारक कौन सा है? राजनीतिक कारक या सरकार की नीतियाँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत के किन क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण देखा गया? उत्तम जलवायु, उर्वरक मृदा, पर्याप्त जल सिंचाई, खनिज, सड़कों तथा रेलवे की पर्याप्त सुविधाओं वाले क्षेत्र में। भारत के किस मैदानी क्षेत्र का प्रादेशिक वितरण अत्यंत असमान है? ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में। भारत के किन 2 तटीय मैदानों में घनी आबादी और उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में। भारत के मैदानी भागों में औसतन जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक है? 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के किन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है? पर्वतीय, स्थलाकृति, मरुस्थल, बंजर भूमि, घने वन अथवा दलदली क्षेत्रों में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनगणना 2021 के प्रशासनिक आंकड़ों एवं प्रकृतियाँ। वर्ष 2011 की जनगणना का प्रगणना कार्य किस अवधि के बीच संपन्न हुआ था? 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 के बीच। 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 के बीच। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जनगणना 2011 के संदर्भ के लिए कौन सी तिथि और समय निर्धारित की गई? 1 मार्च 2011 की मध्यरात्रि। जनगणना 2011 के संदर्भ के लिए कौन सी तिथि समय मतलब निर्धारित की गई थी? 1 मार्च 2011 की मध्यरात्रि 0 घंटा मध्यरात्रि 1:00 बजे।
जनगणना 2011 का आयोजन भारत सरकार के किस शीर्ष अधिकारी के निर्देशन में संपन्न हुआ था? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। वर्ष 2001 की जनगणना का कार्य किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? जयंत कुमार बांठिया के कार्यकाल में। 2001 की जनगणना का कार्य किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? जयंत कुमार बांठिया के कार्यकाल में। जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक होने का क्या अर्थ होता है? समय के साथ जनसंख्या में आकार में होने वाला शुद्ध वृद्धि। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यदि किसी देश की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है तो इसका क्या तात्पर्य है? प्रत्येक 100 व्यक्ति पर प्रति वर्ष औसतन 1.64 व्यक्ति की वृद्धि होना। अकाल और महामारी जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है? जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर को अत्यधिक बढ़ाकर वृद्धि दर को ऋणात्मक कर देता है। वर्ष 1921 के विभाजक वर्ष के बाद मृत्यु दर में गिरावट मुख्य श्रेय किसे जाता है? आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रसार और अकाल नियंत्रण को। भारत में गांवों की अधिक संख्या किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करती है? तो प्राथमिक या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब उच्च जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है। चतुर्थ प्रावस्था में जनसंख्या वृद्धि दर घटने का मुख्य सामाजिक कारण क्या है? शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन के संसाधनों का बढ़ता उपयोग। पर्वतीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति परिवहन की कठिनाइयां और कृषि योग्य भूमि का अभाव। नदियों के डेल्टाई और मैदानी भागों में जनसंख्या के सघन होने का क्या कारण है? जलोढ़ उर्वरक, मृदा की उपलब्धता और प्रचुर जल संसाधन। सरकार की नीतियों किस प्रकार जनसंख्या वितरण को बदल सकती है? नए औद्योगिक क्षेत्रों या बुनियादी ढांचों के विकास करके, प्रवासन को आकर्षित करके। जनगणना संदर्भ काल, रिफरेंस टाइम में 0 घंटा तय करना क्यों आवश्यक है? देश की जनसंख्या का एक निश्चित क्षण पर सटीक और स्थिर आंकड़ा प्राप्त करने के लिए। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की जनसंख्या वृद्धि में मुख्य अंतर क्या रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व वृद्धि दर अस्थिर और धीमी थी, जबकि बाद में यह तीव्र और अनवरत रही। नागालैंड में 2001 से 11 के बीच दर्ज नकारात्मक वृद्धि का क्या दर्शाता है? प्रवासन या सांख्यिकी शुद्धिकरण या जनसंख्या के अपवाद का उदाहरण है। क्या केवल उच्च जन्म दर ही जनसंख्या विस्फोट के लिए जिम्मेदार है? नहीं, उच्च जन्म दर के साथ मृत्यु दर का तेजी से गिरावट भी जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाले, परिवहन के साधन जैसे सड़क और रेल का जनसंख्या घनत्व से क्या संबंध है? परिवहन की सुलभता वाले क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के कारण जनसंख्या घनत्व उच्च होती है। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के क्रमगत विकास का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हुए, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। किसी क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय वहाँ के जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती है? उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले क्षेत्र रोजगार के अवसरों के कारण अधिक आबादी आकर्षित करती है। साक्षरता और जागरूकता का जनसंख्या वृद्धि दर पर कैसा प्रभाव है? यह जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में ऋणात्मक रूप से सहायक होती है। भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में उच्च जनसंख्या का मुख्य आधार क्या है? अनुकूल जलवायु, तटीय जलवायु, मत्स्य पालन, व्यापार और उपजाऊ मैदान। ब्रह्मपुत्रा घाटी में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? बार बार आने वाली बाढ़ और कुछ हिस्सों में अत्यधिक घने वनों का पहाड़ी ढलानों के कारण। 1901 से 1951 के बीच भारत की जनसंख्या में कुल कितने शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई? 12.3 करोड़ का। 12.3 करोड़ 50 वर्ष में 12.3 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई। क्या औद्योगिक विकास सीधे तौर पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? हाँ, उद्योग रोजगार सृजन करते हैं, जिससे शहरीकरण में जनसंख्या संकेंद्रण बढ़ता है। दलदली और मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या कम होने का कारण क्या है? विषम जीवन परिस्थिति और आर्थिक गतिविधियों का न्यूनतम होना। डॉक्टर सी चंद्रमौली का संबंध भारतीय प्रशासनिक इतिहास में किस रूप से माना जाता है? 2011 के ऐतिहासिक 15वीं जनगणना का मुख्य सूत्रधार, जनगणना आयुक्त के रूप में। किसको? डॉक्टर सी चंद्रमौली को। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 0.9% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य क्या प्रदर्शित करता है? जनसंख्या की स्थिरता, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर ले जाना। भारतीय संदर्भ में दशकीय वृद्धि दर की गणना आधार क्या है? पिछले 10 वर्ष में हुई जनसंख्या वृद्धि की तुलना मूल वर्ष की जनसंख्या से करना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? 68.9%। 70% मतलब पाठ्यपुस्तक के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी करोड़ है? वर्तमान में अभी भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़, 125 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसलिए तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे 125 करोड़ देशवासियों, मतलब 2026 में 121 से 125 बढ़ गया होगा। भारत में किस प्रावस्था को स्थिर जनसंख्या की अवधि के रूप में चिन्हित किया गया है? प्रथम प्रावस्था 1901 से 21 में, क्योंकि इस समय महामारी अकाल काल आया था। 1951 से 81 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने करोड़ की वृद्धि हुई है? तो 1951 से 81 के बीच 32.23 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत में किस दशक के बाद से जनसंख्या वृद्धि दर में क्रमिक गिरावट का दौर देखा गया? 1971 से 81 के बाद। देश में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा का अभाव मुख्य रूप से किस प्रावस्था की विशेषता है? प्रथम प्रावस्था की। 2001 से 21 के बीच में मतलब चिकित्सा उतना नहीं था। 50 साल में इतना, मतलब 100 साल मान लो, 100 साल हो गया। हाँ, 1921 की बात का 100 साल से प्लस में अभी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। मृदा मतलब सोयल का उपजाऊपन जनसंख्या वितरण को किस प्रकार निर्धारित करता है? उपजाऊ मृदा कृषि उत्पादन बढ़ाते, जिससे घनी आबादी का भरण पोषण संभव होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 2001 की तुलना में बढ़ी है या घटी है?
पहले 21.54 था 2001 में जनसंख्या मतलब आबादी मतलब प्रतिशत का बढ़ना, और अब जो है वृद्धि दर 17.77% वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या अध्ययन में ग्रेट डिवाइडिंग ईयर का क्या महत्व है? इसके बाद भारत की जनसंख्या में कभी भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई। इसके बाद भारत की जनसंख्या में कभी भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर का क्या महत्व है? ये तो 1901 से 1921 की जनगणना में ना जनसंख्या मतलब घटा था। तो इसका मतलब है ग्रेट डिवाइडिंग का मतलब ये बोल रहा है। भारत के किस राज्य में 2001 में देश की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की है? 2001 में सबसे ज़्यादा दशकीय दर जो है नागालैंड में 64.53%। 2011 की जनगणना के आंकड़े के संग्रहण के लिए देशव्यापी अभियान किस महीने में चलाया गया था? फरवरी 2011 में। मैदानी भागों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? समतल भूमि जो गृह निर्माण और परिवहन के अनुकूल होती है। भारत में कुल गाँवों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? गाँव की संख्या 6,40,930 गाँव है भारत में। 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई ऋणात्मक वृद्धि दर का सटीक आंकड़ा क्या है? -0.31% का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जनसंख्या नियंत्रण के लिए लक्ष्य 0.9% की वृद्धि दर का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा? इससे देश के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा। जनसंख्या वितरण का भौतिक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्थलाकृति और जलवायु। जनसंख्या वितरण का सामाजिक कारक निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? शिक्षा और सामाजिक रीति रिवाज। भारत की 15वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2011 में। दादर और नगर हवेली में 2001 से 11 के दौरान दशक की वृद्धि दर कितनी थी? 55.88%। जयंत कुमार गाठिया का संबंध किस वर्ष की भारतीय जनगणना से? वर्ष 2001 की जनगणना से। द टॉपिक विल बी जनगणना, वो भी किसका? 2011 का जनगणना। उसका सामान्य एवं जिलावार आंकड़े देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनगणना वृद्धि दर किस जिला में देखा गया है? कुरंग में। अरुणाचल प्रदेश का एक गाँव होगा कुरंग में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनगणना में वृद्धि देखा गया जनसंख्या में, यानी 2001 से 11 के दौरान देश में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यनम, पांडुचेरी में है। यनम जो कि पांडुचेरी में है। जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला? नागालैंड का लॉन्गेंग जिला। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कीफीरे। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? दादरा और नागर हवेली में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दमन व दीव की वृद्धि दर कितना है? तो 53.8%। जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? नागालैंड। न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित क्षेत्र नागालैंड, -0.6%। न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? 4.9%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। ठाणे जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के समय कितनी दर्ज की गई है? 1,10,54,131। बाप रे बाप, इतना! 1 करोड़ 125 करोड़ में 1 करोड़ यहाँ हो जाए तो रॉन्ग लग रहा है हमको, सही में रॉन्ग लग रहा है भाई। 1,10,54 हो सकता है, ये थोड़ी ना होगा, इसको पढ़ने में रखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर में 24 परगना, पश्चिम बंगाल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 24 परगना जिले की कुल जनसंख्या कितनी आंकी गई है? 1,82,000। 24। दूसरी बस ये याद रखो ना कि जनसंख्या आंकी गई जिले की कुल जनसंख्या कितनी आ गई? उत्तर 24 परगना। जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग घाटी जिले की कुल जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? 7,948। भारत में दूसरा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? अजाम्ब जिला। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की अजाम्ब जिले की जनसंख्या कितनी है? 21,089। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जिले वाला राज्य कौन सा है? यूपी में 75 जिला है। सर्वाधिक जिला किसमें है? यूपी में। वर्ष 2001 में भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 593 जिला। 593 जिला। पूरे भारत में कुल कितने जिला है? 593 जिला, जिसमें से यूपी में सिर्फ 75 जिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत में कुल कितने जिले शामिल थे? 600, मतलब 2001 में 593 जिला था, जो बढ़ के 2011 में 640 जिला हो गया। और 2001 से 11 के बीच कुल भारत में कुल कितने जिलों का गठन हुआ? तो 47 नया जिला बन गया भारत में। जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? तो कुल 29 प्रश्न।
जनगणना 2011 के अनुसार देश के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 2001 से 11 के बीच किस सूचक में समान रूप से वृद्धि हुई जनसंख्या घनत्व है? नागालैंड की ऋणात्मक वृद्धि -0.6% के प्रशासनिक स्तर को प्रदर्शित करता है, राज्य केंद्र शासित क्षेत्र को स्तर को। दादर व नगर हवेली और दमन व दीव की श्रेणी में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले क्षेत्र है, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त श्रेणी में। देश के 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले दिबांग घाटी और अंजाव किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम जनसंख्या दिबांग घाटी और अंजाव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। देश की 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले ठाणे और 24 परगना किन राज्यों से संबंधित है? क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठाणे महाराष्ट्र का है और 24 परगना पश्चिम बंगाल का, कोलकाता के साइड। 2001 की तुलना में 2011 में प्रशासनिक इकाइयों मतलब जिलों में कितने प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई? जिलों में जो है 7.9% की वृद्धि हुई है। प्रगणक प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या 29 का क्या महत्व है? मतलब 29 प्रश्नों का क्या महत्व है? यह जनगणना के दौरान एकत्र किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक डेटा की विविधता को दर्शाती है। देश के किस हिस्से में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर -58.39% का चरम रूप देखा गया? लांगलेग जिला नागालैंड में। लांगलेग जिला नागालैंड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़े किस प्रकार के नीति निर्धारण के लिए आधार बनाते हैं? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक नियोजन के। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व किस गणितीय अनुपात को प्रदर्शित करता है? तो भूमि क्षेत्रफल तथा आबादी के अनुपात को। वर्ष 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना प्रतिशत प्रति वर्ग किलोमीटर था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्यों की श्रेणी में 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो बिहार का सबसे ज़्यादा। 2011 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का था, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलो वर्ग में हम कितना व्यक्ति रह रहे थे? 1106 व्यक्ति। भारत में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल, 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग। पहले बिहार फिर पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत के राज्यों में 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का दर्ज किया गया? केरल का। दक्षिण भारत की बात, दक्षिण, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि केरल जो है दक्षिण की ओर है और दक्षिण भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य 2011 के अनुसार केरल है, जो कि 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में मतलब 854 व्यक्ति रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वाह अरुणाचल प्रदेश, तुम तो एकदम फ्रीडम में रखते हो छितर के। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मिजोरम का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कितना दर्ज किया गया? मिजोरम, एक मिनट 17 व्यक्ति इसमें रह रहा था। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और मिजोरम में मतलब घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 52 व्यक्ति रह रहा है। सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 86 व्यक्ति प्रति वर्ग। सिक्किम में 86 व्यक्ति रह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर में। जो देश के किन क्षेत्र को कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि 17 व्यक्ति रहता है। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, नागालैंड, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम। इन सबों में प्रति वर्ग घन मीटर में बहुत कम व्यक्ति रहता है। सबसे कम कहाँ रहता है? अरुणाचल प्रदेश में। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या हो सकती है? वहाँ पे पर्वतीय, सही में मध्य प्रदेश में पर्वत पहाड़ है ना, पर्वतीय व पहाड़ी स्थलाकृति, उष्ण एवं शीत मरुस्थल, दलदल वन तथा आर्द्र जलवायु। सही बात है, इस रीजन से कम है ना। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका दर्ज किया गया? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा स्थान है? दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? लक्षद्वीप। पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व 2011 में किसका व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2013 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में सूची के अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा स्थान है? 11वां। केंद्र शासित प्रदेश की सूची में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का समूह जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान है। क्या 2001 से 11 के बीच सभी राज्यों के जनसंख्या घनत्व की सामान्य रूप से वृद्धि दर्ज की गई? हाँ, सामान्य रूप से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि हुई है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, राष्ट्रीय औसत 382 से लगभग कितना गुना अधिक है? लगभग 2.9 गुना अधिक है। राष्ट्रीय औसत जो है मतलब औसत निकाले पूरे भारत की जितना जिला है तो 382 व्यक्ति होता है, और उसका मतलब सापेक्ष में देखें तो बिहार में जो 2.9 गुना अधिक है मतलब वृद्धि जनसंख्या का मतलब घनत्व के वाइज बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार की जनसंख्या घनत्व में कुल कितना अंतर है? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का अंतर है।
77 व्यक्ति। अब कितना कितना है घटा के कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर हमको याद रहेगा पश्चिम बंगाल और बिहार का हम ऐसे ही घटा लेंगे। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश में। सही बात, 17 व्यक्ति रहता है प्रति घन किलोमीटर में। क्या असम और मध्य प्रदेश दोनों ही कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र की सूची में आते हैं? हाँ जी, दोनों राज्य इसी श्रेणी में आते हैं। दलदली भूमि और सघन वनों का जनसंख्या घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह जनसंख्या घनत्व को कम करता है। पहाड़ी और पर्वतीय स्थलाकृति मुख्य रूप से किन राज्यों के कम घनत्व के कारण है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इससे पहाड़ी राज्य जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। शुष्क और मरुस्थलीय जलवायु किस बड़े राज्य के कम जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी है? राजस्थान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कम घनत्व का मुख्य कारण क्या है? इसकी द्वीपीय स्थिति और सघन वन। द्वीपीय स्थिति, यहाँ पे द्वीप और वन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किस मुख्य नीति के निर्माण में सर्वाधिक सहायक होता है? भूमि उपयोग और संसाधन आवंटन नीति में। मिजोरम और सिक्किम की जनसंख्या घनत्व में कितना अंतर है? 34 व्यक्ति। घटा लेंगे, बोले ना ये कोई क्वेश्चन है, घटा जोड़ कोई क्वेश्चन होता है, याद रहेगा तो ऐसे नहीं घटा लेंगे हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कृषि अथवा क्रियात्मक जनसंख्या घनत्व। कृषि और उस क्षेत्र में क्या घनत्व है इसको हम देखेंगे। तो कृषि घनत्व मुख्य रूप से क्या व्यक्त करता है? कृषि भूमि पर जनसंख्या के वास्तविक घनत्व को व्यक्त करता है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के वास्तविक घनत्व को देखा गया। कृषि घनत्व को ज्ञात करने का गणितीय सूत्र क्या है? कृषि घनत्व को कुल जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है कृषि पर आश्रित, को कुल कृषि क्षेत्रफल से, जितना कृषि का क्षेत्र कितना हम मतलब 1 बीघा में हम गेहूँ उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, तो उस पर कितना व्यक्ति डिपेंड कर रहा है, इससे निकाला जाता है। वर्ष 2001 में भारत का कृषि घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो 670 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 670 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वर्ष 2011 में भारत का कृषि घनत्व बढ़कर कितना हो गया? 2011 में जो 2001 में 670 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, मतलब 1 किलो वर्ग किलोमीटर में 670 व्यक्ति रह रहा था, मतलब कृषि वाले घनत्व वाले क्षेत्र में। वही 2011 में भारत का कृषि घनत्व बढ़कर कितना हो गया? तो 791 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में भारत का कृषि घनत्व उसके समान जनसंख्या घनत्व मतलब 382 से कितना अधिक था? 2 गुना से अधिक था। 2011 में भारत का कृषि घनत्व उसके समान जनसंख्या घनत्व 382 से कितना अधिक गुना था? 2 गुना हो गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत में सबसे अधिक कृषि जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। भारत में कृषि मतलब कृषि के आधार मान के अगर हम जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा माने तो केरल में होगा। केरल के बाद सर्वाधिक कृषि घनत्व वाले राज्य का सही क्रम क्या है? मणिपुर तथा गोवा। केरल के बाद मणिपुर और गोवा आएगा। अच्छा, गोवा में खेती होता है? गोवा वाला बीच वाले गाँव में पता नहीं, तभी तो बोला केरल के बाद सर्वाधिक कृषि घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? मणिपुर तथा गोवा। पहला है केरल, फिर मणिपुर, फिर गोवा। भारत में सबसे कम कृषि घनत्व किस राज्य में दर्ज है? राजस्थान में। यहाँ तो हरियाली ही नहीं है इसलिए। राजस्थान का कृषि घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर कितना है? मतलब 295 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि सबसे कम है शायद, क्योंकि यहाँ पर हरियाली ही नहीं है, रेतीला स्थान इसलिए। क्या भारत के मामले में कुल जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध है? नहीं, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, कुल जनसंख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहने वाले उत्तर प्रदेश का यूपी का जनसंख्या घनत्व के मामले में देश का कौन सा स्थान है? यूपी जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में मतलब कृषि वाले जनसंख्या घनत्व के मामले में चौथे स्थान पे है, क्योंकि प्रथम में केरल है, दूसरे में मिजोरम और तीसरा में गोवा है और चौथा पर यूपी है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण किस तथ्य को प्रमाणित करता है? यह कि अधिकांश जनसंख्या होने पर भी यह जरूरी नहीं है कि वह राज्य सर्वाधिक घनत्व वाला हो। ये भारत का जनसंख्या घनत्व विश्व के किन प्रमुख देशों से अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का जनसंख्या घनत्व विश्व के किन प्रमुख देशों से अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है, इंडोनेशिया तथा ब्राजील से अधिक है। भारत का जनसंख्या घनत्व मतलब कि तनी वो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यक्ति रहता है उसे वो घनत्व बोलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। चौथा स्थान है घनत्व जनसंख्या की दृष्टि से बोल रहा है, कृषि इसमें नहीं जोड़ा गया, बोला जनसंख्या, वो कृषि जोड़ा था उसमें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। और यूपी का चौथा स्थान। यूपी बड़ा भी तो है, जनसंख्या ज़्यादा है तो भाई। जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर भी महाराष्ट्र का जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान। जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान होने पर भी महाराष्ट्र का जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है महाराष्ट्र, लेकिन जनसंख्या का घनत्व बोले तो वो 11वें स्थान पे है। ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन क्षेत्र भी तो ज़्यादा होगा, तो वो 11वें स्थान पर आता है महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा और घनत्व की दृष्टि में 11वां। वर्ष 1981 तक भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? करेला। 1981 तक भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य केरल है। वर्तमान में 2011 के अनुसार किन राज्य का जनसंख्या घनत्व केरल से भी अधिक हो चुका है? बिहार तथा पश्चिम बंगाल का। यार हम जहाँ रहते हैं बिहार तथा पश्चिम बंगाल। 2001 से 11 के दशक में नागालैंड में सबसे कम वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? 0.6% का। द नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कृषि घनत्व और समान जनसंख्या घनत्व के बीच। एक होता है कृषि घनत्व, जो कृषि पर आधारित व्यक्ति उसके घनत्व, और जनसंख्या घनत्व के बीच का बड़ा अंतर क्या दर्शाता है? यह कृषि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक आर्थिक दबाव को दर्शाता है।
गोवा का कृषि घनत्व के मामले में शीर्ष राज्यों में स्थान क्या संकेत देता है? वहाँ सीमित भूमि, कृषि भूमि पर कृषि आबादी का संकेंद्रण अधिक है। बहुत कम भूमि पर मतलब बहुत सारा आबादी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारत का उच्च जनसंख्या घनत्व का क्या प्रकट करता है? भारत की भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का तीव्र वैश्विक दबाव है। केरल का जनसंख्या घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर खिसकने का क्या कारण है? केरल प्रथम से तीसरे स्थान पर क्यों खिसक गया? बिहार और पश्चिम बंगाल में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण। पहले बिहार, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर केरल आ गया जनसंख्या घनत्व के बारे में। राजस्थान में न्यूनतम कृषि घनत्व 295 होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? वहाँ कृषि योग्य भूमि का कम होना और शुष्क दशाएं होना। इसलिए क्या किसी राज्य की कुल जनसंख्या का आकार उसके कृषि घनत्व को सीधे निर्धारित करता है? नहीं, यह कृषि योग्य भूमि की उर्वरता पर भी निर्भर करता है कि कितना भूमि तो है, लेकिन कृषि योग्य भूमि पर निर्भर करता है। कृषि घनत्व का घटना या बढ़ना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के नियोजन को प्रभावित करते हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि सुधार नीतियों को। द नेक्स्ट टॉपिक बोले लिंगानुपात। लिंगानुपात सभी जनसंख्या के लक्षणों में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? लिंगानुपात को। लिंगानुपात किन सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को समझने और निर्धारित करने में सहायक है? प्रजनन की क्षमता, मृत्यु दर कितनी, विवाह क्या हो रहा है, प्रवसन प्रतिरूप तथा जनसंख्या वृद्धि कैसा है, सब लिंगानुपात से पता चलता है। लिंगानुपात समाज में किस प्रकार की समानता का एक निश्चित समय का आकलन करता है? स्त्री पुरुष के बीच संख्यात्मक समानता का। भारत में लिंग अनुपात समाज में किसकी स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक रहा है? स्त्री पुरुष अनुपात हमेशा स्त्रियों की स्थिति का सूचक रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना क्या कहता है? लिंगानुपात कहलाता है। भारत में लिंगानुपात को मापने का पैमाना या सूत्र कौन सा है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, वही लिंगानुपात मापने का एक प्रावधान है। जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? 1000 पुरुष पे 943 लड़की ही है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 का वास्तविक अर्थ क्या है? भारत के प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। क्या लिंगानुपात प्रवासन मतलब माइग्रेशन के प्रतिरूप से सीधा संबंध है? हाँ, प्रवासन प्रतिरूप लिंगानुपात की क्षेत्रीय संरचना को प्रभावित करता है। उस क्षेत्र से कौन सा व्यक्ति गया, कौन आया ना। सामाजिक आर्थिक संबंधों को निर्धारित करने में लिंगानुपात की क्या भूमिका है? यह समाज की जनसंख्या की स्थिरता और लैंगिक विकास को तय करता है। किसी क्षेत्र का कम लिंगानुपात प्राथमिक रूप से समाज की इस मानसिकता या स्थिति को दर्शाता है, स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति और लैंगिक असमानता को। किसी क्षेत्र का कम लिंगानुपात प्राथमिक रूप से समाज की किस मानसिकता या स्थिति को दर्शाता है? तो स्त्रियों की निम्न मानसिक सामाजिक स्थिति और लैंगिक असमानता को। प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी और मृत्यु दर, मोर्टेलिटी का लिंगानुपात पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये दोनों कारक लिंग संरचना में जैविक और सामाजिक बदलाव लाते हैं। प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर का लिंगानुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दोनों कारक लिंग संरचना में जैविक और सामाजिक बदलाव लाते हैं। क्या भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 पूर्व लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है? नहीं, यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कम संख्या असंतुलन को दर्शाता है। जनसंख्या में संख्यात्मक समानता का क्या तात्पर्य है? किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की आबादी का संतुलन अनुपात। विवाह पैटर्न समाज में किस सूचक द्वारा गहराई से प्रभावित होता है? लिंग अनुपात के द्वारा। भारत में लिंगानुपात की गणना किस प्रशासनिक इकाई के स्तर पर की जाती है? राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय। मतलब एक राष्ट्र मतलब इंडिया हो गया, फिर राज्य, बिहार राज्य को, फिर जिला जैसे जम्मू जिला, और स्थानीय जैसे मेरा गाँव हो गया। तो पहले गाँव में होता है, फिर पूरा गाँव को मिला के जिला में ये आंकड़ा देखा जाए, फिर राज्य में, फिर एक देश का लिंगानुपात बताया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के मूल्यांकन का मुख्य सांख्यिकीय आधार क्या है? अंतिम रूप से प्राप्त 943 का लिंगानुपात आंकड़ा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्या आर्थिक विकास सीधे तौर पर लिंगानुपात में सुधार की गारंटी देता है? नहीं, इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण और विवाह प्रवासन प्रवृत्ति में सुधार आवश्यक है। लिंगानुपात का अध्ययन नीति निर्माताओं को किस प्रकार की योजनाएं बनाने में मदद करती है? महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और लैंगिक कल्याणकारी योजनाएं। इस पृष्ठ के अनुसार जनसंख्या के अंतर्गत लिंगानुपात को किस श्रेणी के लक्षण माना है सबसे महत्वपूर्ण? द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो इन इंडिया। समानता भारत में पुरुषों की तुलना में कितनी संख्या कम है? किसी संख्या स्त्रियों की। इस वर्ष को छोड़कर 1901 से भारत के लिंगानुपात में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 1981 को छोड़ के सब जगह लिंगानुपात में कमी देखी गई स्त्री का। 1901 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 972। वर्ष 1951, 1981 और 2001 में लिंगानुपात में क्रमशः कितने अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई? 1, 4 और 6 अंक का। वर्ष 2011 में भारत के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 2011 में 10 अंक की। भारत में किस वर्ष लिंगानुपात अपने न्यूनतम स्तर 927 तक पहुंच गया था? वर्ष 1991 में। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में राज्यों के स्तर पर सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का। जनगणना 2011 के अनुसार केरल में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में।
न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? हरियाणा 879। केंद्र शासित प्रदेश में समग्र रूप से विचार करने पर न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? दमन एवं द्वीप में 618। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य का सही घटता क्रम क्या है? केरल जो है 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 991 और मेघालय में 989। लिंगानुपात, शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्यों का सही घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम सबसे ज़्यादा पहले लिखेंगे, सबसे कम फिर मेघालय 989। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी नगरीय एवं ग्रामीण लिंगानुपात। भारत के अधिकांश प्रदेशों में नगरीय लिंगानुपात की तुलना में कौन सा लिंगानुपात कम होता है? ग्रामीण लिंगानुपात। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात कम होने का मुख्य कारण क्या है? गाँव से नगरों की ओर पुरुषों का प्रावधान, रोजगार आधारित प्रवास। भारत के किन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय लिंगानुपात अधिक पाया जाता है? कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। अपवाद स्वरूप किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पांडिचेरी, दमन और दीव तथा चंडीगढ़। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी उत्तर, पूर्व और दक्षिण के अधिकतर राज्यों में लिंगानुपात की स्थिति कैसी है? राष्ट्रीय औसत से अधिक। देश में किस क्षेत्र या राज्य का लिंगानुपात सबसे ऊंचा है? केरल का लिंगानुपात, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए ऊंचा है। उत्तर भारत के किन 3 राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? उत्तर भारत के किन 3 राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? हिमाचल प्रदेश 972, उत्तराखंड 963, झारखंड 949। लिंगानुपात अधिक है। पूर्वी भारत के किन 2 राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज किया गया? पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में। भारत के किन क्षेत्रों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत को कम करता है? भारत के किन क्षेत्रों के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम करता है? उत्तरी, पश्चिमी और मध्य। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, मतलब क्वेश्चन विल बी उत्तर पूर्व के किन 3 राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम पाया गया है? सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात कम है। वैश्विक तुलना, ग्लोबल कंपैरिजन ऑफ सेक्स रेशियो। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943। 2011 की जनगणना चीन में लिंगानुपात 926। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1000 पुरुष पर महिलाएं। वाह, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए इज़ द बेस्ट, क्योंकि 1000 पुरुष पर 1025 लड़कियाँ हैं वहाँ पे। इंडोनेशिया की जनगणना 2011 के आसपास लिंगानुपात क्या है? 1988। और ब्राज़ील में प्रति 1000, वाह, ब्राज़ील तो और सबसे आगे है, महिलाओं की जनसंख्या 1042 है वहाँ पे। पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। इंडिया में था 900, इंडिया में भी 943 और पाकिस्तान में भी 943। ये संभव कैसे हो सकता है? बांग्लादेश में प्रति 1000 पुरुष पर 1167। वाह, बांग्लादेश, मतलब वहाँ पे कोई भेदभाव ही है नहीं लड़कों लड़कियों में, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ वहीं पे है। रूस में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कैसी है और वहाँ का लिंगानुपात क्या है? बेहतर है, लिंगानुपात 1055 है। जापान और नाइजीरिया में लिंगानुपात क्रमशः कितना दर्ज किया गया? जापान में 987 तथा नाइजीरिया में 978। लिंगानुपात के मामले में भारत की स्थिति किन देशों के साथ विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी मानी गई? पड़ोसी देशों के साथ। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी साक्षरता की अवधारणा और महत्व, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। किस देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण सूचकांक किसे माना जाता है? साक्षरता एवं शिक्षा को। साक्षरता की अवधारणा के संदर्भ में विभिन्नता कहाँ पाई जाती है? एक देश से दूसरे देश में। साक्षरता सामान्यतः मानव के किस स्तर का उल्लेख करता है? न्यूनतम शिक्षक अक्षर का। साक्षरता समानता मानव के किस स्तर का उल्लेख करता है? साक्षरता कितना साक्षर है? न्यूनतम शिक्षण स्तर का। साक्षरता को किन 2 महत्वपूर्ण विकासों का सूचक माना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा राजनीतिक जागरूकता। साक्षरता को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक बड़ा कारक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके द्वारा विशेष निपुणता तथा व्यावसायिक योग्यता अर्जित की जा सकती है। साक्षरता किस प्रक्रिया को त्वरित या तेज करती है? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता का क्या अर्थ है? समझ के साथ किसी भाषा में पढ़ने तथा लिखने की क्षमता। साक्षरता दर निर्धारित करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है साक्षरता दर में। यदि कोई व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता तो क्या उसे साक्षर माना जाएगा? नहीं, उसे साक्षर नहीं माना जाएगा, उसे पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए।
साक्षरता किसी राष्ट्र या समुदाय की किन व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करती है? सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था को। साक्षरता का मुख्य आर्थिक लाभ क्या है? यह अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करती है। साक्षरता तथा शिक्षित व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है? उनका व्यक्तित्व बेहतर होता है और वे दूसरों को अच्छी तरह प्रभावित कर सकते हैं। साक्षरता दर किन 3 प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौतिक कारकों के द्वारा। द नेक्स्ट टॉपिक, भारत में साक्षरता का ऐतिहासिक एवं स्थानिक प्रतिरूप, हिस्टोरिकल एंड सेप्टिकल पैटर्न। वर्ष 1901 में भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 1901 की बात कर रही है। 1901 को देखना जरूरी है, 2011 से देखते ना। 1901 में साक्षरता दर 5.3% था। 1901 में भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 9.83% थी। वहीं स्त्री की बात किया जाए तो 0.60% ओनली, अत्यंत कम। 1901 का तो बात ही मत करो। 1991 में आता है तो भारत में कुल साक्षरता दर जो है 1951 में 18.33% थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं का साक्षरता दर कितना था? बढ़कर कितनी हो गई बोल रहा है? बढ़कर 18.33% हो गई है। 1951 में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितना है? महिला 8.86% पढ़ी 0.60 से बढ़ के, और पुरुष 27.16%। प्रतिशत कितना देखा जाता है? पूरे 100 में से देखा जाता है ना, कि 100 बच्चा में से 27.16 बच्चा पढ़ा है, महिला में 8.86 बच्चा पढ़ा है, वही प्रतिशत हो गया। और 100 में से 18.33% का वृद्धि हुआ है, ऐसे देखा जाता है। अब वर्ष 1901, पहले 1901 देखे, फिर 1951 देखे, फिर 2001 देखेंगे। 2001 में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितना हो गया? वाह, 50 सालों में 18.33% से बढ़ के 64.33% हो गया साक्षरता दर भारत में, जिसमें पुरुषों और महिलाओं में 75.26% पुरुष पढ़ा है और महिलाएं 53.67% पढ़ी है। अब 2011 की बात करते हैं तो भारत की कुल साक्षरता दर 74.04%, मतलब राउंड फिंगर करें तो 73% साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जिसमें महिलाएं जो है वो 65% पढ़ी है, तो पुरुष 82% पढ़ा है। अभी जनगणना हुआ कहाँ है? 2021 में। भारत में पुरुष महिला साक्षरता का अंतर 1991 में, अब अंतर बताओ भाई, इसको अंतर देखें तो 1991 में अंतर 24.84% था। पिछले 60 वर्ष में महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता में अंतर सबसे अधिक किस वर्ष था? सबसे 1981 में सबसे 26.62% का। पुरुष महिला साक्षरता में सबसे कम अंतर किस वर्ष दर्ज किया गया था? 1901 में 9.23%। भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? 1901 में 5.53%। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6.88% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 से 11 के बीच महिला साक्षरता वृद्धि दर कितना है? महिला जो है पढ़ी है ज़्यादा, 11.79%। 2001 से 11 वर्ष के बीच में। साक्षरता के इन ऐतिहासिक आंकड़ों का स्रोत क्या है? भारत की जनगणना। साक्षरता को या जनसंख्या वृद्धि घनत्व किसी भी चीज़ को कैसा देखते हैं? तो जनगणना के अनुसार देखते हैं। राज्यवार साक्षरता विश्लेषण, स्टेट वाइज लिटरेसी एनालिसिस, राज्यवार साक्षरता विश्लेषण देखेंगे राज्य में। वर्ष 2011 में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज किया गया? केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग हैं। वर्ष 2011 में केरल की कुल साक्षरता दर 93.9%। संशोधित करें मतलब तो 94% पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ। वर्ष 2011 में केरल में पुरुषों और महिला की साक्षरता, जहाँ पुरुष 96% पढ़ा लिखा तो महिला 91% पढ़ी है। केरल के बाद साक्षरता दर वाले शीर्ष अन्य 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहले केरल आएगा फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद मिजोरम आएगा 91% पढ़ा है, गोवा 87%, महाराष्ट्र 82% तथा हिमाचल प्रदेश 82.8, मतलब महाराष्ट्र 82.91%, वहीं हिमाचल प्रदेश 82.8% है। मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है? मिजोरम, यहाँ तो है मिजोरम में साक्षरता दर 91.30% है टोटल। अब पुरुष कितने पढ़ल है? तो 96.9% से अधिक पुरुष पढ़ल है मिजोरम में। केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? लक्षद्वीप और दमन एंड द्वीप। लक्षद्वीप 91.80% केंद्र शासित प्रदेश में, और दमन एंड द्वीप 86%। मतलब हमारे इंडिया का बहुत सारा राज्य ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इससे ये पता चलता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता 61.80% बिहार के लोग, हम अपना याद रखते हैं 61.80%। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 73.5%, मतलब 71.20। न्यू डाटा के अनुसार 73.5% है बिहार में पुरुष पढ़ा हुआ। बिहार में महिला 51.5%। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? राजस्थान की बात करें तो 66.1%।
और दिए गए पाठ के अनुसार 69.72% है, लेकिन ऐसे बताया गया है कि 66.1% है। आयु संयोजन और जनसंख्या के एज कंपोजिशन को देखते हैं। आयु संयोजन का तात्पर्य किस भौगोलिक या जनसंख्या की विशेषता से विभिन्न आयु वर्ग में पड़ने वाले जीवांत नागरिकों की संख्या से। भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस आयु वर्ग का है? युवा और कार्यशील वर्ग बहुत ज़्यादा इंडिया में, हमारे युवा, इसलिए तो बोलते प्राइम मिनिस्टर हमारे युवाओं का देश है। वर्ष 1901 में भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक था? 0 से 14 वर्ष के बच्चे सबसे ज़्यादा थे 1901 में। 1901 से में 14 वर्ष के आयु वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 42%। खाली 0 से 14 वर्ष के बच्चे थे। समय के साथ भारत की किस आयु वर्ग मतलब वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले मतलब समय के साथ भारत में किस आयु वर्ग मतलब वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की है? बोल रहा है कि 65 वर्ष से अधिक वाले आयु को ही हम वृद्ध में दर्ज करेंगे। 1901 से 65 वर्ष 1901 में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों का प्रतिशत कितना था? बस 3.0% वृद्धि थे, क्योंकि जब बूढ़ा होता है तो इंसान टपक लेता है इंडिया में जल्दी ही। वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या घटकर कितना हो गया? घट के कितना हो गया? जो पहले 42% था वही 2011 में 29.5% रह गया। 29.5%। वर्ष 2011 की बात करें तो 15 से 59 वर्ष कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 60%। इसलिए तो बोलते हैं युवाओं का देश है। 2011 में 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? 8.0, मतलब वृद्धि बढ़ रहा है थोड़ा। भारत में जनसंख्या संरचना के बदलते प्रतिरूप में से किस बात का संकेत मिलता है? घटती जन्म दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा। राज्यों में सशक्तिकरण और ग्रुप EAG, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रुप EAG क्या है भाई? भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न पैटर्नों को समझने के लिए 8 राज्यों को किस समूह में रखा गया? जनसंख्या की वृद्धि को विभिन्न पैटर्न को समझने के लिए 8 राज्यों को किस समूह में रखा गया? तो ग्रुप EAG क्या? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। EAG मतलब एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। ग्रुप EAG के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 3 प्रमुख राज्य का नाम बताओ? उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। EAG ग्रुप के अंतर्गत जो है बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आता है। EAG ग्रुप में शामिल अन्य राज्य कौन कौन से हैं? मतलब 3 मुख्य राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ हम दोनों जगह रह चुके हैं, और एक उत्तर प्रदेश। उसके अलावा इसमें EAG ग्रुप में 8 राज्य हैं, इसमें 3 हो गया। अब 4 को और मतलब 5 को और कौन है? तो राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये आता है EAG ग्रुप, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में। इन 8 EAG राज्यों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जनसंख्या के रूप से पिछड़े संवेदनशील राज्य के रूप में जाना जाता है भाई। जनसंख्या के रूप से पिछड़े संवेदनशील राज्य में जाना जाता है। ग्रुप EAG राज्यों की कुल जनसंख्या भारत की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? बाप रे, मतलब कि इन 8 राज्य में 45% जनसंख्या, मतलब इतना राज्य है भारत में, ओकरा में से 8 राज्य में 45% जनसंख्या सिमट गया। मतलब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये बहुत बड़ा मतलब बड़ा वाला राज्य है। इन 8 राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो गैर EAG राज्य, नॉन EAG स्टेट में। 1951 से 2011 के दौरान देश की जनसंख्या वृद्धि में किस समूह का योगदान सबसे अधिक रहा है? ग्रुप EAG राज्यों का। ग्रुप EAG राज्यों में जो 8 राज्य आते हैं वो ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, UP और मध्य प्रदेश। वर्ष 2011 में सशक्तिकरण राज्यों की कुल साक्षरता दर का राष्ट्रीय औसत से क्या संबंध है, या राष्ट्रीय औसत से कम है? 2011 की सशक्तिकरण राज्यों मतलब 2011 में सशक्तिकरण राज्यों की कुल साक्षरता दर का राष्ट्रीय औसत में क्या संबंध है, या राष्ट्रीय औसत से कम है? सशक्तिकरण EAG राज्यों में महिला साक्षरता का स्थिति कैसी है? अत्यंत चिंताजनक और निम्न। गैर EAG राज्यों में साक्षरता और लिंगानुपात प्रवृत्ति कैसी देखी है? मतलब कि जो सशक्तिकरण वाला राज्य है ना, वो ग्रुप EAG में आता है। वो बोल रहा है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे कम हो रही है और स्त्री का तो और ज़्यादा कम हो रही है, ये बता रहा है। और वही बोल रहा है गैर EAG राज्यों में साक्षरता और लिंगानुपात की प्रवृत्ति कैसी देखी है? तो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति है यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति कितने पुरुषों पर की जाती है? तो प्रति 1000 पुरुषों पे। किसको नहीं पता ये बात। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्रमशः कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात जहाँ पे 449 है, वहीं नगरीय लिंगानुपात 929 है। मतलब नगर वाला से तो अच्छा गांव वाला है कि मतलब स्त्री और पुरुष में इतना भेदभाव नहीं कर रहा है। शहर वाला लोग तो जानबूझ के भाई बेटी छोड़ो बेटा को पैदा करो वाला काम कर रहा है शायद, इसलिए तो 929 है यहाँ पे नगर वाला, और ग्रामीण का 949 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नगरीय लिंगानुपात में कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? केरल में। केरल में पुरुष से ज़्यादा महिला है, पर शिक्षित में तो ज़्यादा पुरुष हैं वहाँ पे।
द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले दमन और द्वीप का लिंगानुपात 618 पूरे भारत में सबसे कम होने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक पुरुष प्रधान देश है दमन और द्वीप, इतना ज़्यादा लिंगानुपात है, लिंगानुपात कम है यहाँ का। दमन और द्वीप का लिंगानुपात पूरे भारत सबसे कम है। लिंगानुपात मतलब कम है, मतलब कि एक का सबसे कम है तो एक का सबसे ज़्यादा है, तो लिंगानुपात सबसे कम है ना, इसलिए ज़्यादा है, मतलब कि दोनों आसपास है, तो इसलिए क्योंकि दमन और द्वीप क्या पुरुष प्रधान देश है, इसलिए महिला 618 ये है 1000 में से। भारत में साक्षरता दर की गणना के लिए कुल जनसंख्या में से किसे घटा दिया जाता है? 7 वर्ष के बच्चे को हटा के उसके बाद जोड़ो कि कितना पढ़ा लिखा है। साक्षरता दर का सूत्र क्या है? अक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु की जनसंख्या। साक्षरों की जितना भी मतलब कि मतलब हम साक्षरता दर निकालते हैं तो उसका जितना भी साक्षर व्यक्ति है बटे 7 कर देते हैं, क्योंकि 7 वर्ष की आयु वाले बच्चे को घटाएं मतलब डिवाइड कर देंगे, प्लस में आयु की जनसंख्या, उसकी आयु कितनी है। साक्षर 1000 है बटा 7 करो, प्लस उसकी आयु कितना है, मतलब कितने के बीच में ले रहे हैं, इतना अदुने 100। बिहार का कौन सा पड़ोसी राज्य जो है जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है? झारखंड का राष्ट्रीय औसत कितना है? हमारा पूरे देश का राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात में 943 है, लेकिन झारखंड का क्या 949। भारत में किस दशक में साक्षरता दर में सबसे तीव्र गति से संख्यात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? 2001 से 11 के दशक में साक्षरता दर में सबसे तीव्र गति से संख्यात्मक वृद्धि दर्ज की है 2001 से 11 के दशक में। भारत के किस भाग या क्षेत्र के राज्यों में साक्षरता और लिंगानुपात दोनों ही सामाजिक संकेतक सबसे मजबूत है? केरल, दक्षिण राज्यों में, दक्षिण में केरल आएगा तभी तो। जनसंख्या पिरामिड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन सा आयु वर्ग करता है? 15 से 59 वर्ग का आयु जो है काज करने के लायक है। आर्थिक विकास के साथ किसी देश की साक्षरता दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? साक्षरता दर में सकारात्मक और अनुपातिक वृद्धि होती है। साक्षर